कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के लोकल के लिए वोकल संबंधी नीति के बारे में पूछे जाने पर यह टिप्पणी की। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान डिजियाना मीडिया ग्रुप के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी ने भी सवाल किए। 43 में राजा महाराजा खत्म हो गए, कहां की तुम बात कर रहे हो राजा महाराजाओं की। और मैं तो सिंधिया जी से कहता था कि कमलनाथ जी 76 साल के, मैं 73 साल का, अगला 20-25 साल तो राजनीति सिंधिया जी को ही करनी है। कहा थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब्र कहाँ है, उनको तो मोदी जी के मंत्रिमंडल मंत्री बनना है। क्या किया जाए। थैंक यू। कमलनाथ जी और मेरे संबंध कम से कम 40 साल पुराने हैं और हम दोनों के बीच में भाई का रिश्ता भी है और मित्र का रिश्ता भी है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इन 40 सालों में बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, पत्रकार भी, राजनीतिज्ञ भी, और कई लोग ऐसे बड़े बड़े लोगों ने कोशिश कर ली कि हम लोगों में मतभेद वे पैदा कर सकें। लेकिन ना उनके मन में कोई बात है, ना मेरे मन में कभी बात रही। जो भी बात होती है हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। इसलिए ये गलतफहमी में लोग बाग ना रहे कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी में कभी विवाद की स्थिति बन सकती है। एक, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रश्न है, ये मेरे बेटे के समान है और इनके पिता को मैं कांग्रेस पार्टी में संजय गांधी जी के निर्देश पर, इंदिरा जी के निर्देश पर मैंने पहल की थी अर्जुन सिंह जी के साथ मिलकर, और उन्हें हम कांग्रेस में लाए थे 1979 में। और कांग्रेस पार्टी ने पूरा मान सम्मान उनको दिया और केंद्र में मंत्रिमंडल में कई बार आए और उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी निर्भीक राजनेता की इमेज बनाई और खूब हमारे ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर विभाग में जब भी वो मंत्री रहे काफी काम किया, चाहे रेल मंत्री के रूप में, सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में, बहुत उन्होंने विकास के काम किए। हम आज भी उन्हें स्मरण करते हैं। हमारे बीच से वे जल्दी चले गए, मुझे इस बात का दुख है। आज अगर होते तो कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े पद पर होते और बहुत बड़े उनकी जिम्मेदारी उनके सिर पर होती। जहां तक ज्योतिरादित्य जी का सवाल है, जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा तो मेरे घर पे आके रुकते थे भोपाल में, और मैं जो कुछ भी कर सकता था मैं उन्हें उनके लिए किया। बाद में भी मेरा उनको पूरा समर्थन रहा और मेरे बीच में कभी संवादहीनता की स्थिति मेरे उनके बीच में ना कभी रही, ना जब तक उन्होंने एक तरफा निर्णय ले लिया। और घंटों हम लोग बैठ के बात करते थे और मैं उनका आभारी हूं। मेरे घर पे आके वे बैठ के बात करते थे। लोकसभा चुनाव के बाद भी मेरे पास आते थे और मैं उनको समझाता भी था कि छोटी मोटी बातों में आप परेशान मत हुआ करिए, आपको पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी दी गई है। नेहरू गांधी परिवार, राहुल जी, प्रियंका जी तो उनके घर पे जाके मीटिंग करती थी वर्कर्स के साथ, और उनसे क्या इज्जत चाहते हैं। कोई आज तक किसी भी गांधी परिवार के राजनेता ने किसी दूसरे राजनेता के घर पे जाके कभी बातचीत नहीं की वर्कर से। इतना इज्जत और सम्मान देने के बावजूद भी, और राहुल गांधी जी ने सही कहा कि उन्हें पूरा अधिकार था कि बिना सूचना के, बिना किसी अपॉइंटमेंट के मेरे घर आ सकते हैं। इतना सम्मान कांग्रेस में किसी और व्यक्ति को नहीं मिला जितना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिला। आखिर जाने की आवश्यकता क्या थी। ठीक है, लोकसभा चुनाव हार गए तो हार गए, कई लोग हारते, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उन लोगों के साथ तालमेल किया जिन्होंने आपको हराया, दुश्मन के साथ दोस्ती की, जिन्होंने आपका साथ दिया उनके साथ आपने धोखा किया। यह कहां तक उचित रहा। और जिस पार्टी के आप महामंत्री थे, राष्ट्रीय महामंत्री, और जहां तक राज्यसभा का सवाल था, हमारे पास बहुमत था। आपको यदि राज्यसभा में पहले नंबर पे आना था तो मुझसे कह देते, मैं मान जाता, मुझे क्या एतराज था। मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, आप मेरी जगह नंबर 1 पे हो जाते, मैं नंबर 2 पे हो जाता, 2 पे भी नहीं होता तो मुझे आपत्ति नहीं थी। लेकिन पार्टी छोड़कर आपने जो काम किया है और सरकार को गिराया है, जनता आपको माफ नहीं करेगी। और मैं आपको कह देता हूं, मैंने वो सूची देखी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेशन दिया गया है, वहां आपके सामने लिखा गया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आपके नीचे श्रीमंत राजमाता भोसले का नाम लिखा गया। तो वहां श्रीमंत की पदवी जहां कांग्रेस आपको देती रही, कांग्रेस के लोग देते रहे, भाजपा ने वो भी छूट
छीन दिया और अब आपको विभीषण की पदवी दे दी है। ये लोग आपको कोई सम्मान नहीं देंगे। और अभी आप देख लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो मुरैना से लेकर मंदसौर तक सारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यही बनाते थे। आज जब भाजपा में है तो पूछ लीजिए कितने लोगों से इनकी राय मशविरा हुआ है। यही नहीं है, अब जब जिम्मेदारी सौंपी गई है अलग अलग भाजपा के नेताओं को, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कहा जाए कि जो कि सिंधिया जी के निकट है। इसलिए ये भाजपा का काम करने का तरीका दूसरा है। यहाँ कोई राजनेता नहीं होता है, वहां केवल संघ जो तय कर देते हैं वही होता है। आप संघ के विरोधी रहे, आपके बयान संघ के विरोध में रहे हैं, आपकी विचारधारा शुरू से संघ की विरोधी रही है। आपको संघ के रहते हुए भाजपा में कोई जिम्मेदारी या सम्मान नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। थैंक यू। भारत सरकार की तरफ से केवल विदेश मंत्री जी का मेरे पास जवाब आया और उनके स्टाफ ने हमसे बात की। बाकी और किसी माननीय केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री से तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि उनके पास फुर्सत होगी मुझे। लेकिन मैंने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन को कैसे खोलना उसके कुछ प्रस्ताव दे दिए थे, और मूल रूप से प्रस्ताव ये था कि इसको विकेंद्रीकृत करिए और पूरे जिले को लॉकडाउन करने के बजाय थाना बाउंड्रीज को आप लॉकडाउन करिए, बाकी को खोल दीजिए। और अंततः धीरे धीरे अनलॉकिंग में उन लोगों ने इस बात का निर्णय भी किया है, बाउंड्रीज को उन्होंने छोटा किया है और राज्य सरकारों को अधिकार सौंपा है। यही अधिकार लॉकडाउन के पहले दिन से अगर राज्य सरकारों को दे दिया होता तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होती, आवागमन चलता रहता और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती। थर्मल स्क्रीनिंग करते, जिसको बुखार है, खांसी है, जुकाम, उसको रोक लेते, बाकी को जाने देते। माइग्रेंट लेबर के लिए बसों की, ट्रेनों की व्यवस्था का जिक्र मैंने किया था, प्रवासी मजदूरों के लिए जो मैंने दिखा था, आप देखेंगे तो ये वो है। इसमें पूरी तरीके से मैंने आप मेरे उस पे है, मेरे वेबसाइट पर ये सारी चीजें हैं, मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर ये सारी चीजें हैं। इसको हम लोगों ने सुझाव दिए थे। अब दूसरा आपका प्रश्न क्या था? किसान कर्ज माफ। किसान कर्ज माफी का ये एक हमारा वादा रहा और मैं बधाई देता हूं कमलनाथ जी को, जिन्होंने की कर्ज माफी का निर्णय तत्काल जिस दिन ओथ ली उसी दिन कर लिया था। स्वाभाविक है कि वित्तीय हालत अच्छी नहीं थी, मध्य प्रदेश के हालात बिगड़े हुए थे, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है और उसमें एक बार में 36,000 करोड़ का कर्जा माफ करना संभव नहीं था। कई के किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक जमीन को 3 जगह गिरवी रख रखा है, जो कि अपराध है, ये भी सामने आया। पहली बार किसी राजनेता ने, मुख्यमंत्री ने रिजर्व बैंक के साथ बैठ के सेटलमेंट की बात करी। जहां सेटलमेंट होता था बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, पहली बार केंद्र आरबीआई के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आरबीआई के साथ डिस्कशन करके आउटस्टैंडिंग लोन का सेटलमेंट का निर्णय किया, जिसकी वजह से कम 40% से 50% हमें कर्जा हमारा लाभ मिला। इसी के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जो एनपीए है, अकाउंट्स हैं 2018 तक, उनको 2 लाख रुपए का पूरा कर्जा माफ कर दिया और पहली स्ट्रोक पे माफ कर दिया। और साथ में जो ड्यू थे, जिन्होंने कर्जा पटाया था, उनको 1 रुपए से लेकर 50,000 तक का कर्जा माफ कर दिया, उनके अकाउंट में डाल दिया। और सेकंड ट्रांच में 50,000 to 1 लाख का उन्होंने कर्जा माफ करने का वो भी अकाउंट में डाल दिया। अब हुआ क्या है कि कमर्शियल बैंक्स में तो एडजस्टमेंट हो गया, सहकारी बैंक के लोग राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने अकाउंट में अभी तक डाला नहीं है और कहते हैं भाग जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कर्जा माफ नहीं किया हुआ, सरकार गई तो कर्जा माफ गया। अब सरकार हमारी भाजपा की हो गई है, जिसकी कृषि मंत्री जी ने कह दिया कि किसानों का कर्जा माफ करना सबसे बड़ा पाप है। माननीय कृषि मंत्री जी, आप अपने आप को कृषि का किसान का बेटा कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने आप किसान का बेटा करते हैं। आप खुलकर इस बात को कहिए
कि किसानों का कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा। आपने 2008 में वादा किया था, राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था कि हम लोग 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन चुनाव गए, बात गई, छुट्टी हुई, कुर्सी मिल गई, अब कोई वादा नहीं होगा। 15 लाख का खाते में जमा करने का वादा भी गया। तो ये वादा खिलाफी आप लोग करते रहे। आवाज कम करो। हम लोग पूरे तरीके से ईमानदारी से कर्जा माफ करने की पहल कमलनाथ जी ने की थी। और अभी मैं एक जगह गया था, वहां पर लाड़कुई में, सीहोर जिले के, मेरे पास किसान आए। एक किसान आए, वैसे भाजपा के लोग जब भी मैं जाता हूं तो मेरे पास लोगों को भेज देते, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, और सारे वो प्रमाण पत्र मुझे देते हैं जो कि आवेदन की रसीद देते हैं कि आवेदन हमें मिला। अब आवेदन की से तो कर्जा माफ हुआ नहीं है। तो एक नान सिंह आदिवासी भाजपा का नेता है, उसने कहा साहब मेरा 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो मैंने कहा बताओ सहकारी बैंक का कर्जा कितना था तुम्हारा? कि साहब 30,000 था। मैंने कहा 30,000 का कर्जा माफ हो गया? हाँ साहब वो तो माफ हो गया, लेकिन 2 लाख का नहीं हुआ। मैंने कहा जब 2 लाख कर्जा नहीं था तो तुम्हारा 2 लाख कैसे दे दे तुम लोग को? तो बात यही है कि झूठे सच्चे लोगों को गुमराह करके भाजपा मेरे पास भेजती है, लेकिन एक एक का मैं जवाब हमेशा देता आया हूं। और एक और किसान हमको मिल गए इटावा के सहकारी बैंक के सामने, कहले साहब 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैंने कहा आपके कितने अकाउंट थे? कि साहब 3 बैंक में अकाउंट थे। पहली बात तो मैंने कहा कि आपने ये अपराध किया कि अपने एक खेती की जमीन आपने 3 बैंकों में कैसे रख दी? आपके खिलाफ तो मुकदमा दायर होना चाहिए था। तो फिर चुप हो गए। फिर लोगों ने बताया कि साहब ये हफ्ते में 4 दिन शिवराज सिंह चौहान के घर जाके बैठा रहता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका राजनीतिकरण करने का इन्होंने प्रयास है। हमारा वादा है हम कर्जा माफ करा के रहेंगे और इस मुद्दे को वापस लेकर जनता के बीच में जाकर कमलनाथ जी को फिर मुख्यमंत्री बनाकर पूरे कर्जा माफ कराएंगे।